आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक सामाजिक समझौता सामाजिक समझौता सिद्धांत सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के जो सामाजिक समझौते सिद्धांत के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि राज्य पूर्व में अस्तित्व में नहीं थे, पहले राज्य नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे एक निश्चित अवस्था में आने के बाद राज्य का निर्माण मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से किया गया। मनुष्य ने राज्य को बनाया। इसके समर्थकों में जो हम पढ़ते हैं हॉब्स, लॉक और रूसो। लेकिन इससे पूर्व भी प्राचीन काल में जो आपके सोफिस्ट विचारक थे, एपिक्यूरियन विचारक थे, इनके दर्शन में या इनके विचारों में ये देखने को मिलता है। लेकिन एक व्यवस्थित रूप में जो इसका जो उल्लेख किया गया वह जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और जीन जैक्स रूसो के द्वारा किया गया। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में। थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के संबंध में अपने विचार दिए और हॉब्स कहते हैं कि 1588 में मेरी मां ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक मैं और एक मेरा भाई। माने हम जुड़वे थे, एक तो मैं हूं और एक मेरा भाई जो मेरे डर था। क्योंकि जिस समय हॉब्स का जन्म होता है उस समय ब्रिटेन के जो हालात थे, जो डर का माहौल था, वह माहौल का जो हॉब्स के विचारों में जो प्रभाव पड़ा उनके विचारों में देखने को मिलता है। तो हॉब्स कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, सबसे पहले हॉब्स कहते हैं प्राकृतिक अवस्था में जब मनुष्य रहा करता था, प्राकृतिक अवस्था तो प्राकृतिक अवस्था की जो बात करते हैं हॉब्स, तो हॉब्स कहते हैं जो प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य का स्वभाव है, जो स्वभाव है, मनुष्य का जो स्वभाव है प्राकृतिक अवस्था में, हॉब्स ने कहा कि मनुष्य स्वार्थी है, वह अकेले अपने हितों से प्रेरित और निर्देशित होता है। और जो प्राकृतिक अवस्था है, दूसरा हॉब्स ने कहा जो प्राकृतिक अवस्था है वह पूर्व सामाजिक ही नहीं अपितु पूर्व राजनीतिक भी थी। माने प्राकृतिक अवस्था समाज और राजनीति से पहले की अवस्था थी। हॉब्स कहते हैं, तीसरा हॉब्स ने कहा कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य सुखवादी था, सुख प्राप्त करना चाहता था। चौथा हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति का अभाव होगा, प्राकृतिक अवस्था में सभ्यता का अभाव होगा और प्राकृतिक अवस्था में विधि का अभाव होगा। पांचवा हॉब्स कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें न्याय और अन्याय का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि उस समय कानून विद्यमान नहीं थे। आगे हॉब्स कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें सबके विरुद्ध संघर्ष की अवस्था बनी हुई थी और मानव का जीवन बर्बर था, क्षणिक था और पाश्विक था और मनुष्य के अंदर एक संघर्ष विद्यमान था। मानव स्वभाव था वह स्वार्थी है और सतत संघर्ष है, सतत संघर्ष की अवस्था है। अब इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए जो मानव का जीवन खतरे में, उससे बाहर निकलने के लिए उसका जो निराकरण था, निराकरण कहें या समाधान था या जो उपाय सूझा लोगों को, तो
वह था समझौता। समझौता लोगों के द्वारा समझौता किया गया, लोगों के द्वारा समझौता हुआ। कहा जाता है कि जो हॉब्स के वहां जो समझौता होता है वह एक पक्षीय है, क्योंकि समझौता लोगों के बीच हुआ, समझौता लोगों के बीच हुआ है, लोगों के बीच समझौता होता है। और इस समझौता का जो परिणाम आता है, इस समझौते का जो परिणाम है वह है लेवियाथन। लेवियाथन नामक जो राज्य बनता है, राज्य का नाम रखा गया हॉब्स के द्वारा लेवियाथन। लेवियाथन उनकी पुस्तक का नाम भी है, और लेवियाथन नामक राज्य का जो लोगों के द्वारा समझौता किया जाता है राज्य बनता है लेवियाथन। लेकिन हॉब्स के जो समझौता हुआ वो एक पक्षीय समझौता था, क्योंकि समझौता लोगों के बीच हुआ। और जो राज्य बना, जो राज्य बना, जिस राज्य का नाम है लेवियाथन, जो लेवियाथन है वह समझौते का अंग नहीं है, ये समझौते का अंग नहीं है, यह समझौते का परिणाम है। जो लोगों के बीच जो समझौता हुआ उस समझौते का परिणाम है। हॉब्स ने कहा कि मैं अपने ऊपर के जितने भी अधिकार हैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपता हूं, और शर्त यह है कि आप भी अपनी पूरे जो अधिकार हैं इस व्यक्ति को सौंप दें। कहते हैं कि हॉब्स का जो लेवियाथन था या राजा था, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है वह है सर्व सत्तावादी, या कहें निरंकुश, निरंकुशवादी। क्योंकि लोगों ने अपनी पूरी शक्ति उसको सौंप दी है और उसकी आज्ञा का पालन करना उनके लिए बाध्यकारी था। तो ये जो समझौता किया गया है इसका जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य है वह है आत्म संरक्षण। आत्म संरक्षण। तो हॉब्स का जो समझौता था, जो सामाजिक समझौता था, क्योंकि लोगों का जीवन खतरे में था इसलिए हॉब्स के वहां समझौता होता है। और हॉब्स कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य रहा करता था, उसकी जो कंडीशन थी उस समय, उसका जो स्वभाव था वह हमने अभी देखा कि हॉब्स का वो स्वार्थी है, वह बर्बर है, वह पार्श्विक है, क्षणिक है, जीवन खतरे में है, इसलिए समझौता किया गया। हॉब्स को पहला व्यक्तिवादी विचारक कहते हैं, क्योंकि हॉब्स एक जगह कहते हैं यदि मनुष्य का जीवन खतरे में है और उसका आत्म संरक्षण करने में राज्य विफल है तो वह राज्य की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता है, उसकी अवज्ञा कर सकता है, क्योंकि समझौता उसने अपने जीवन के संरक्षण के लिए किया है। की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के जो दूसरे समर्थक हैं या जो दूसरे विचारक हैं वह हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक भी ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और जॉन लॉक ने 1690 में एक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक को वो तब लिख रहे थे जब गौरवमय क्रांति चल रही थी 1688 के टाइम पे। तो जॉन लॉक की पुस्तक लिखी जा रही थी और प्रकाशित हुई 1690 में, और इस पुस्तक का नाम है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, शासन पर दो निबंध। तो प्राकृतिक अवस्था के संबंध में जॉन लॉक कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, उसका जो स्वभाव था विवेकशील था और सामाजिक भी था। विवेकशील इसलिए है वह प्राकृतिक नियमों से निर्देशित तथा संचालित हो सकता था, और वह सामाजिक इसलिए है क्योंकि वह बिना सत्ता के समाज में रह सकता था, राज्य के बिना भी उसका काम चल सकता था। तो प्राकृतिक अवस्था जो थी, प्राकृतिक अवस्था जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें जो मानव स्वभाव था, मानव का
जो स्वभाव था वह उस टाइम पे जो स्थिति थी वह शांति की अवस्था थी, लेकिन किंतु अनिश्चितता थी, अनिश्चितता थी। इसका जो निराकरण था, इस अनिश्चितता का, उसका जो निराकरण निकला, निराकरण वह था समझौता। निराकरण था समझौता। लेकिन हमने इससे पहले हॉब्स के विचारों को पढ़ा, हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को पढ़ा, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ा, और हमने उसमें देखा कि हॉब्स के वहां जो समझौता होता है वह लोगों के जीवन खतरे में था, आत्म संरक्षण के लिए होता है। लेकिन हम ये जानेंगे कि जॉन लॉक के वहां शांति है, मानव जो स्वभाव है वह, मानव का जो स्वभाव था वह विवेकशील है, सामाजिक है। लेकिन समझौता क्यों हुआ? समझौता इसलिए हुआ क्योंकि मानव को, लॉक कहते हैं मानव को 3 प्राकृतिक अधिकार प्रकृति द्वारा प्राप्त थे। जैसे ही वो जन्म लेता है उसे 3 प्राकृतिक अधिकार मिल जाते थे, और वे जो प्राकृतिक अधिकार हैं इस प्रकार हैं। पहला है जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, पहला है जीवन का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार, अधिकार। और तीसरा जो अधिकार है वह है संपत्ति, संपत्ति का अधिकार, अधिकार। ये 3 अधिकार बताते हैं जॉन लॉक, जो मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जो उसे जन्म से प्राप्त हो जाते हैं। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये 3 अधिकार मनुष्य को प्रकृति प्रदत्त है। तो समझौते का जो कारण था, ये जो 3 प्राकृतिक अधिकार थे, इन प्राकृतिक अधिकारों की कोई व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं थी, इसलिए प्राकृतिक अधिकार क्या थे? खतरे में थे, इसलिए समझौता हुआ। और इस समझौते का जो परिणाम निकला, परिणाम जो समझौता हुआ लोगों के बीच, और समझौते के बाद जो परिणाम निकला, तो राज्य नामक संस्था की स्थापना हुई। राज्य की जो स्थापना हुई, और वो राज्य का जो स्वभाव था, ये जो उसकी प्रकृति थी, वह सीमित सीमित राज्य था, सीमित राज्य था। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था अधिकारों का उद्देश्य, उद्देश्य था आपका जो अधिकार थे, या कहें जो प्राकृतिक अधिकार मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदत्त हुए थे, उन अधिकारों की रक्षा के लिए जॉन लॉक के वहां समझौता होता है। लॉक कहते हैं कि जो जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वह संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत ही इन 2 अधिकारों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से हमने इस टॉपिक में जानने का प्रयास किया कि जॉन लॉक और हॉब्स, जो इससे पहले पढ़ा, कि इन दोनों के जो समझौते हुए उनका कारण क्या रहा और मानव का स्वभाव किस प्रकार का था। इस प्रकार थॉमस हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक ही नहीं, पूर्व राजनीतिक भी है। लेकिन जॉन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक थी लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं। माने कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वो समाज के बाद की अवस्था है, लेकिन वह राजनीति से पहले की अवस्था है। जॉन लॉक ने कहा